ऑलराइट। जब हम पढ़ेंगे आज बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा अहम है, दैट इज़ अल्कोहलिक डिजीज़, लिवर डिजीज़। यानी अल्कोहल की वजह से लिवर में क्या इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अल्कोहल टूटता है, मेटाप्लाइज होता है इनटू एसिटल्डिहाइड बाय द एंजाइम अल्कोहलेट डिहाइड्रोजनेज, और फिर आगे से एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इनटू एसीटेट। इस प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट में यानी सेंट्रल में एसिटल्डिहाइड है और बाद में एंड प्रोडक्ट एसीटेट है। दोनों रिएक्शंस में NADH की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि जब NADH ज़्यादा हो जाता है और अल्कोहल क्योंकि साथ साथ हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर रहा है, वो करता क्या है कि जो नॉर्मल फैटी एसिड्स की यूज़ था लिवर के अंदर कि वो एनर्जी बनाएगा, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। और साथ साथ फैटी एसिड की जिसको हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को वो रोक देता है और साथ साथ वो लाइपोजेनेसिस का पाथवे शिफ्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड सिंथेसाइज हो। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें NAD जो है इसकी तादाद NADH से ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं इंक्रीज़ इन दी NAD NADH रेशो। इस रेशो के इंक्रीज़ होने की वजह से फैटी एसिड जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे एक हेपेटोसाइट है मान लीजिए, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का मैंने बड़ा ज़रा एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली को। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एक्शन इसमें हो रहा है इसलिए मैंने इसको मैग्नीफाई करके बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैट ये यानी फैटी एसिड टूट के एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप के लिए NAD प्लस आयंस की ज़रूरत पड़ती है। ये एसिटाइल को ए देन एंटर्स इनटू द कर्ब साइकिल एंड दैट इज़ हाउ fatty acid is used for the energy. Now what happens is that because of the alcohol there is increase in the NADH ion as compared to NAD, तो ये रेशो पूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसका नीचे वाला नंबर है जैसे डेट इज़ NADH, उसकी तादाद NAD से ज़्यादा हो गई है। अब NADH आयंस की वजह से फैटी एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ पेरिफेरल में जो फ़ैट है उसकी भी कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगी, यानी वहाँ से फ़ैट टूटना शुरू हो जाएगी और फ़ैट टूटकर उसकी डिलीवरी होगी कहाँ पे, लिवर के अंदर। साथ साथ इन द मीन वाइल अल्कोहल की वजह से जो हेपेटोसाइट्स हैं अब उनमें फ़ैट की डेपोजिशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विच इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ फैटी लिवर इन द अल्कोहलिक डिजीज़, यानी ये वजह इसकी उसे फैटी लिवर होता है। साथ साथ लाइपोप्रोटीन्स इनकी सिंथेसिस कौन करवा रहा है, आपका लिवर। लेकिन लिवर में अब क्योंकि अल्कोहल ने के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और हेपेटोसाइट्स काम नहीं सही कर रहे और फैट की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, तो जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उनकी असेंबली सही नहीं हो पाती, और जब लाइपोप्रोटीन्स असेंबल नहीं होंगे और सही सिक्रीट नहीं होंगे तो फैटी एसिड्स को लेके जाने का काम भी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो फैटी acids also because of the decrease in the lipoprotein synthesis और assembly, वो भी एक वजह बनेगी फैट की लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर डिपॉजिट होने की। अब ये जो फैट है इसकी अब सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। अब जब सिंथेसिस ज़्यादा होती है साइड बाय साइड अल्कोहल क्या करता है कि नॉर्मली वो B6 फॉलिक और B12 इन तीन अमाइनो एसिड्स की जो सिक्रीशन है ये बड़ी ज़रूरी होती है। ये अल्कोहल इन तीनों वाइटमिन्स की, जिसको हम B6 फॉलेट और B12 कहते हैं, इन तीनों वाइटमिन्स की जो सिंथेसिस है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर मीथियोनीन किसी फूड प्रोडक्ट से हमारे पास आया तो मीथियोनीन कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन के अंदर नॉर्मली, और होमोसिस्टीन से वो रीमिथाइलेटेड पाथवे के तहत दोबारा कन्वर्ट हो जाता है मीथियोनीन के अंदर अंडर द इफेक्ट ऑफ B12 एंड फोलेट। या फिर होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन में और सिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है
ग्लूटाथायोन में, क्योंकि इस सारे पाथवे में होमोसिस्टीन को नहीं रहने देना, क्योंकि होमोसिस्टीन ख़तरनाक है। और आपने पढ़ा होगा कि होमोसिस्टीन की वजह से इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस। तो होमोसिस्टीन जो है ये ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और सेल के लेवल पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करता है और इससे सेल डैमेज होगा। ये तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन क्योंकि अब अल्कोहल ने इन तीनों वाइटामिन्स को ब्लॉक या अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो जहाँ जहाँ ये वाइटामिन काम कर रहे थे वो पाथवे अब अफेक्टेड हो जाएगा। तो मीथियोनिन और होमोसिस्टीन में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन होमोसिस्टीन से उसकी जो रिकन्वर्जन थी, जिसको हम रीमिथाइलेशन कहते थे, अब वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द अल्कोहल अफेक्टिंग B12 एंड द फोलेट। एंड सिमिलरली होमोसिस्टीन से सिस्टीन बनना था B6 की प्रेजेंस में, वो B6 भी अफेक्टेड है, तो अब होमोसिस्टीन ज़्यादा बनेगा और ग्लूटाथायोन कम होगा। अब ग्लूटाथायोन याद रखें, ये वो चीज़ है जो प्रोटेक्टिव है और इसकी प्रेजेंस में सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, यानी वो जो रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, वो नहीं वो डैमेज होने से ग्लूटाथायोन जो है वो हमें बचा के रखता है। अब अल्कोहल की वजह से क्योंकि ग्लूटाथायोन नहीं बन रहा, तो ऐसे सेल में अगर रेडिकल्स बने तो सेल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बल्कि सेल डैमेज हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जहाँ फ़ैट की सिंथेसिस ज़्यादा थी, तो अब फ़ैट की सिंथेसिस ज़्यादा होने से फ़ैट की जो पर ऑक्सीडेशन है, जिसे लिपिड पर ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब दो चीज़ें जिसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि नॉर्मली फ़ैट की ऑक्सीडेशन होती है जिससे एनर्जी मिलती है, जिसको हम कर्ब साइकिल कहते हैं। ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड की पर ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से रेडिकल्स बनते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल जो है वो साइटोक्रोम P50 का एक कंपोनेंट है, CYP2E1। क्या है? CYP2E1, उसको भी इंड्यूस कराता है। सो दोनों वजूहात पर, यानी फैटी एसिड की पर ऑक्सीडेशन से भी और CYP2E1 की इंडक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो लिवर के सेल में बनना शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि अब ग्लूटाथायोन तो बन नहीं रहा और रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो दोनों की वजह से, यानी ग्लूटाथायोन की एब्सेंस और रेडिकल्स के बनने की वजह से हेपेटोसाइट्स का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। प्लस होमोसिस्टीन ज़्यादा बन रही है जो कि बेसिकली उस क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डैमेज कर रही है। एंड इन द साइड वेज पैरेलली एक और चीज़ जो साथ चलती है वो ये कि हम जानते हैं कि अल्कोहल का एंड जो मिड प्रोडक्ट है दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड जो है ये लिपिड्स के साथ और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं उनके साथ मिलकर एक ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको एडक्ट प्रोटीन एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एडक्ट एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से जो पूरी की पूरी साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, वो भी काम नहीं करेंगे। इसका कलेक्टिव क्या डैमेज होगा कि फ़ैट सेल भी डैमेज है, फ़ैट के अंदर जो हेपेटोसाइट्स का सेल है वो हेपेटोसाइट वो भी डैमेज हो रहा है और हेपेटोसाइट के अंदर फ़ैट की डिपोजिशन हो रही है, वाटर भी यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। ऐसे हेपेटोसाइट को हम बलून्ड हेपेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बलून्ड हेपेटोसाइट। और साइटोस्केलेटल के डैमेज होने की वजह से कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में दिखते हैं, जिनको हम मैलरी बॉडीज़ कहते हैं। ये जो बलून हेपेटोसाइट्स हैं ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अलावा नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस, जिसको नैश कहते हैं, या विल्सन डिजीज़ के अंदर या क्रॉनिक बिलियरी डिजीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। अगर आप इनकी बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी में आपको हेपेटोसाइट्स के डैमेज हुए, और जब हेपेटोसाइट्स डैमेज होते हैं
और उनसे कंटेंट्स बाहर निकलते हैं, तो उसी वजह से उनके एंजाइम्स भी निकलते हैं। और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में से AST ज़्यादा सक्रीट होता है एज़ कम्पेयर टू ALT इन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, तो ये एक डायग्नोस्टिक या इंडिकेटर है कि शायद पेशेंट अल्कोहलिक है। जब हम उसके एंजाइम्स देखें और AST हमें ALT की निस्बत 2 गुना ज़्यादा नज़र आए, 2:1। अब हेपेटोसाइट डैमेज होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो जाते हैं अराउंड दैट हेपेटोसाइट, जिसको हम सैटेलाइट अरेंजमेंट ऑफ दी न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। सो लोबुलर इन्फ्लेमेशन भी होती है और हम जानते हैं कि एंड रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है कि फाइब्रोसिस स्टार्ट होता है। और फाइब्रोसिस सबसे पहले पेरी साइनोसाइडल एरियाज़ में अराउंड सेंट्रल वेन नज़र आता है। और जब ये फाइब्रोसिस की जालियाँ इस तरह अराउंड हेपेटोसाइट एक इंडिविजुअल हेपेटोसाइट आना शुरू हो जाएं, तो उसको हम चिकन वायर अपीयरेंस कहते हैं। ये इनिशियल स्टेज है। अगर यहाँ से काम ना रुके और आगे बढ़ता जाए, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पेरी पोर्टल यानी जो पोर्टल एरिया के इर्द गिर्द हेपेटोसाइट्स हैं, उनके इर्द गिर्द भी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और एंड रिजल्ट में सारा का सारा एरिया जो लिवर का है हेपेटोसाइट्स हैं, और जो अप टू फ्रॉम सेंट्रल वेन टू द पोर्टल ट्रैक या पोर्टल ट्राइड, इन एरियाज़ में आपको सिरोसिस नज़र आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एंड रिजल्ट है किसी भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के पेशेंट का, या वो हेपेटिक कोमा में जा सकता है, या सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो तो GIT हेमरेज हो सकती है, या एंड रिजल्ट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।